ठीक है, तो कलचुरी का हमने पूरा देख लिया था। ठीक है, तो देखो अभी एक बात सुनना कि मध्य छत्तीसगढ़ का इतिहास चल रहा है, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का। और मैंने क्या बताया है, कहीं का भी इतिहास पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में मध्यकाल या प्राचीन का, है ना, तो क्या देखेंगे, एक मैदान क्षेत्र देखेंगे और बस्तर वाला क्षेत्र। तो कलचुरी राजवंश हमने पढ़ा है, गुड इवनिंग सबको, है ना। कलचुरी राजवंश जो हमने पढ़ा है वो कहाँ पे पढ़ा है, मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, मैदानी भाग में पढ़ा है उसको। लेकिन कलचुरी राजवंश छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है 1000 ईस्वी से लेके 1741 तक। और उसी को रायपुर कलचुरी को लेंगे तो और आगे तक है ना, 1750 तक है। ठीक, तो इस बीच में जब कलचुरी मैदान में थे, मैदान वाले क्षेत्र में थे छत्तीसगढ़ में, तो बस्तर क्षेत्र और मैदान क्षेत्र में छोटे छोटे राजवंश और थे। ठीक है, कलचुरी वंश के रहते हुए भी मैदानी भाग में भी छोटे राजवंश और थे, लेकिन उसमें ये क्या थे, कलचुरियों के अधीन थे। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग मेरे को क्या बताओगे, भले एक एक लाइन बताना मिलके, सब व्हाट्सएप में मैसेज करना या कहीं पे भी मैसेज करना कि कलचुरी राजवंश के पतन का कारण क्या है। और मैंने ये भी कहा था कि ऑनलाइन नेट से या फिर इंटरनेट से या फिर यूट्यूब से देख के नहीं बताना है, जो मैंने पढ़ा है वहीं से बताना। किसी का मैसेज नहीं आया सिवाय एक का, द्रौपदी का। ठीक है, और कोई किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो चलो, बताओ नहीं बताओ आप लोग के ऊपर है ना। किसी ने उस बार मेंस का पूछा था, तो जब तुम एक क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो तो मेंस का क्या करोगे जान के। मेंस में ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा। चलो, तो अभी देखना, सोमवंश का हमने क्या देखा था कि 4 शाखाएं मिलेंगी। ठीक है, तो एक पांडुवंश देखे थे हमने, ये भी सोमवंश का था। मैकल का सोमवंश देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा वाला सोमवंश देखा था। 4 सोमवंश थे, तो एक सोमवंश यहाँ पे मैंने बताया था कि मध्यकाल में पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी हेडिंग डालना है यहाँ पे, काकराय, सॉरी कांकेर का सोमवंश। कांकेर लिखना, ब्रैकेट में लिखना काकराय, काक राय, है ना, कांकेर का सोमवंश। कांकेर का नाम उस टाइम क्या था, काकराय, है ना, तो सोमवंश। ठीक है, चलो अब देखो, जब कलचुरी राजवंश था, कलचुरी राजवंश मैदानी क्षेत्र में था। ठीक है, हाँ ये देखो, अगर किसी को लगे ये कांकेर सर ये तो बस्तर संभाग का है। ठीक है, बस्तर संभाग का है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में ही लेके चलते हैं, बस्तर संभाग का है फिर भी। तो देखो, पहली चीज यहां पे लिखना, कलचुरी राजवंश में रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय। तो रत्नदेव द्वितीय के सामंत का नाम क्या था, रत्न द्वितीय के सामंत का नाम क्या था, उसके सामंत का नाम था जगपाल या जगतपाल। ठीक है, तो रत्न द्वितीय के सामंत का नाम क्या था, जगतपाल था, या जगपाल लिख लो, है ना। अब उसने क्या करवाया था, ये सब चीज हमने पढ़ ली है कहाँ पे, कलचुरी राजवंश में। ठीक है, तो ये पृथ्वीदेव द्वितीय जो है ये कलचुरी है। ठीक है, इनका राजिम शिलालेख, राजिम शिलालेख। ठीक है, सुनते चलना, छोटा सा राजवंश है और इस वीक में मध्यकालीन छत्तीसगढ़ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक एक दिन में एक राजवंश करेंगे, केवल 3 राजवंश बच गए हैं। ठीक है, तो रत्नदेव द्वितीय का जो राजिम शिलालेख है, शिलावंश लिखा हूं, ठीक है, शिलालेख है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो इनका जो सामंत है जगपाल या जगतपाल, ठीक है, उसने क्या किया था, इसने ये जो कांकेर क्षेत्र है ना, ये कांकेर क्षेत्र को जीत लिया था। ठीक है, कांकेर क्षेत्र को क्या किया था जगपाल ने, रत्नदेव ने नहीं किया था ना, रत्नदेव द्वितीय ने नहीं, जगपाल देव ने क्या किया था, सॉरी जगतपाल या जगपाल ने कांकेर क्षेत्र को जीत लिया था। और ये उल्लेख कहाँ पे मिलता है, रत्नदेव द्वितीय जो कि कलचुरी राजवंश के शासक थे, उनके राजिम शिलालेख में। ठीक है, तो जब इन्होंने जीता,
जिस समय भी जीता होगा, वो तिथि नहीं मिल रही है, ठीक है, जिस समय भी जीता उसके पश्चात से, उसके बाद के समय से जो ये है ना, जो काकराय राजवंश, ये कांकेर का राजवंश जो है ना, सोमवंश, इसके सभी अभिलेखों में कलचुरी संवत का प्रयोग मिलता है। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या बताना चाह रहा हूं? इसके पश्चात जो है इनके अभिलेखों में कलचुरी संवत का प्रयोग। बताओ इसका मतलब क्या हो रहा है? बताओ क्या होगा इसका मतलब? अगर कलचुरी संवत का प्रयोग मिल रहा है, कलचुरियों का आक्रमण हुआ और जीत भी गए जगपाल, है ना, तो उसका मतलब क्या है कि आगे उनके अभिलेखों में कलचुरी संवत का प्रयोग हो रहा है। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे क्या हो गया, ये कलचुरियों के अधीन हो गए। ठीक है, समझ गए? कलचुरियों के अधीन हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, राजवंश पे बैठे तो है मांडलिक के रूप में, ठीक है, लेकिन जो मेन जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो किनका हो गया? कलचुरियों का हो गया। ठीक है, इसीलिए इस समय के बाद से जो इनके अभिलेख है उसमें कलचुरी संवत का प्रयोग मिलता है। ये एक जानकारी हो गई, ठीक है, कि काकराय या फिर कांकेर का सोमवंश क्या था, कहाँ से चालू हुआ, ये देख लिए। इसके बाद देखना यहाँ पे स्रोत देखना कि हमको बाकी की जो जानकारी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी। ठीक है, जो कांकेर का सोमवंश है उसके बारे में जो हमको जानकारी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी। तो देखो यहाँ पे 5, कुल कितने, 5 अभिलेख मिलेंगे। कितने अभिलेख मिलेंगे? 5 अभिलेख। मैसेज में बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, 5 अभिलेख मिलेंगे। गिनते चलना, एक एक अभिलेख लिखवाऊंगा अभी। ठीक है, 5 अभिलेख मिलेंगे। अब यहां से देखो, जो 5 में से जो पहला अभिलेख है ना, वो है भानुदेव का। अब भानुदेव कौन है? इसी वंश के शासक हैं। ठीक है, कौन से वंश के? काकराय सोमवंश के क्या है, ये शासक हैं। अब कौन से समय के शासक है, कौन से नंबर के, ये अभी नहीं देखते हैं ना, आगे पता चल जाएगा आप लोग को। तो जो भानुदेव है, इनका क्या है, इनका एक शिलालेख है। भानुदेव का क्या है? शिलालेख है। और शिलालेख कहाँ पे है? कांकेर में है। कहाँ पे है? कांकेर में। अभी जो कांकेर शिलालेख है, इसमें क्या मिलता है? इसमें वंशावली मिलती है। ठीक है, किसकी वंशावली मिली? कांकेर के सोमवंशियों की। और इसकी जो तिथि है, बेटा ध्यान से सुनो यहाँ पे, है ना, एकदम सिंपल सा चीज है और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। ये जो शिलालेख है, इसकी जो तिथि है ना, इसकी जो तिथि है वो हम जो ईस्वी में देखेंगे तो ये है 1320 ईस्वी। ठीक है, 1320 ईस्वी। लेकिन यहाँ पे इस शिलालेख में एक और तिथि का उल्लेख है, उत्कीर्ण है वो। ठीक है, वो है आपका 1200, सॉरी, ये जो है ना 1320, ये ईस्वी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिलेगा आपको 1242। ये है क्या है, ये शक संवत है, शक संवत। ठीक है, इसको एकदम याद कर लो, कौन सा संवत यूज हो रहा है यहाँ पे? शक संवत। ठीक है, 1320 जो है ये ईस्वी संवत है और 1242 जो है वो शक संवत यूज हुआ है यहाँ पे, 1242। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, काकराय राजवंश में किसके अभिलेख में शक संवत का प्रयोग हुआ है? या फिर क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से किस राजवंश के अभिलेखों में शक संवत का प्रयोग हुआ? या फिर इसमें से किस शासक के अभिलेख में शक संवत का प्रयोग हुआ? ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि शक संवत का प्रयोग हमने ज्यादा नहीं देखा है, 1-2 जगह पे देखा है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो। ठीक है, तो शक संवत का प्रयोग किसके अभिलेख में हुआ? भानुदेव, जो कि कांकेर के राजवंश के एक शासक थे। ठीक है, और वो अभिलेख कौन सा है? कांकेर का अभिलेख है। उसमें जानकारी क्या मिल रही है? वंशावली। किसकी वंशावली? कांकेर के सोमवंशियों की। यहां तक सबको क्लियर हुआ? हाँ नहीं बोलो।
कि ऑनलाइन छोड़ के चले गए खाना खाने। ठीक, तो देखो अब वंशावली मिल गई, तो वंशावली में क्या मिलेगा, तो ये देखो ये पहला भी लेख हो गया। ठीक है, 5 में से पहला ये हो गया। ठीक, भारी संख्या में, क्या भारी संख्या में, ठीक है भाई चलो, हल्की संख्या में, भारी संख्या में। तो देखो अब जो इसका संस्थापक है, पहला शासक है ना, यहाँ पे लिख लो, जो वंशावली विली है उसमें जो मिलता है, जो जानकारी मिल रही है ना, उसमें क्या है, पहले जो है वो सिंहराज, सिंह राज। ठीक है, ये सिंहराज कौन है, ये पहले नंबर के शासक है और यही क्या है, संस्थापक है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर के शासक इनके बाद जो आते हैं उनका नाम है व्याघ्रराज। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना वाघराज, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, वाघराज। व्याघ्रराज और वाघराज एक ही नाम है, व्याघ्रराज या फिर वाघराज। कहीं कहीं पे आपको व्याघ्रराज लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे वाघराज। पहले संस्थापक का नाम क्या है, सिंहराज। उसके बाद कौन आया, व्याघ्रराज। उसके बाद जो आएंगे तीसरे नंबर पे वो है बोपदेव, बोपदेव। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो शासक आएंगे उनका नाम क्या रहेगा, बोपदेव। यहां तक सबको समझ आया, यहां तक सबको समझ आया। तो ये जो बोपदेव है ना, इनके शासन के पश्चात, इनके पश्चात क्या होगा, देखो बहुत सारे बुक में ये नहीं दिया रहता। ठीक है, डायरेक्ट सब राजाओं को एक साथ मिला के बता देते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहोगे तो। ठीक है, तो ये जो बोपदेव है ना, इनका सब शासन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके पश्चात क्या होता है, इस वंश का विभाजन हो जाता है, वंश का विभाजन। और विभाजन भी नहीं समझ आएगा तो एक चीज ये लिख लेना, विभाजन का अर्थ यहाँ पे ये निकल रहा है कि 3 शाखाएं बन जाती हैं इनकी, 3 शाखाएं, 3 शाखाएं या फिर 3 शाखाओं का निर्माण, है ना। समझ आ गया, इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, एकदम छोटा सा है करके आराम से बता रहा हूं, है ना। काकराज कांकेर का सोमवंश पढ़ रहे हैं, चौथा सोमवंश है, सोमवंश की चौथी शाखा है। ठीक है, कलचुरी राजवंश के एक शासक है रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, उनका एक शिलालेख है राजिम में, राजिम शिलालेख। उसमें क्या है, उसमें जो जानकारी मिलती है कि रत्नदेव द्वितीय के जो एक सामंत थे और सेनापति भी थे, नाम क्या था, जगतपाल या जगपाल। उन्होंने क्या किया था, इस कांकेर क्षेत्र को जीता था, मतलब ये कांकेर के सोमवंशियों को पराजित किया था। इसलिए उसके बाद ये कांकेर के सोमवंशियों ने कलचुरियों की अधीनता स्वीकार की थी और इनके मांडलिक के रूप में यहाँ पे शासन करते थे। इसी की वजह से आगे के जिनके जो शिलालेख है उसमें क्या मिलता है, कलचुरी संवत का प्रयोग मिलता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब स्रोत में देखेंगे जो जानकारियां मिलेगी इसके लिए। लगता है भारी संख्या में खाना खाने चले गए, लगता तो है। ठीक है, देवेश, देवेश हमारा सर्वज्ञानी स्टूडेंट है वो। अच्छा, इंग्लिश में भारी संख्या में नहीं गया, तो चलो ठीक है, यहां तक हो गया। 5 अभिलेख मिलेंगे, 5, जिससे हमको इस राजवंश के बारे में जानकारी मिलेगी। 5 में से जो पहला अभिलेख है भानुदेव, जो कि इसी राजवंश के शासक है। क्रम हमको अभी नहीं पता है, आगे चल के पता चल जाएगा। ठीक है, 5 अभिलेखों में से जो पहला अभिलेख है भानुदेव का, कहाँ से मिला है, कांकेर से, इसलिए नाम क्या है, कांकेर शिलालेख, शिलालेख है। ठीक है, उसमें क्या दिया गया है, कांकेर के सोमवंशियों की वंशावली दी गई है। ठीक है, और उसमें जो शक संवत प्रयोग हुआ है वो क्या है, 1242 शक संवत, और ईस्वी संवत जो है वो 1320 ईस्वी संवत। ठीक है, और उसमें जो वंशावली दी है उसमें जो प्रथम शासक आते हैं वो सिंहराज आते हैं। उसके बाद व्याघ्रराज, उन्हीं का दूसरा नाम है बाघराज, वाघराज।
ठीक है। तीसरे शासक कौन आ गए? बोपदेव। और बोपदेव के समय में इस राजवंश की 3 शाखाएं बन जाती हैं, मतलब ये विभाजित होके 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। यहां तक सबको समझ आया? जो बोर्ड देख रहे हैं, नहीं गए सर? हाँ, कोई नहीं जाना अभी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो देखो, इसके बाद जो पढ़ेंगे नागवंश पढ़ेंगे 2, है ना, जो मध्यकाल का इतिहास है। उसके बाद मध्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर क्लास में जो भी अभी जो एक टेक्निकल जो काम चल रहा है, अगर वो हो जाता है तो पूरा कंटिन्यू 1 वीक अपन क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, है ना, प्राचीन और मध्यकाल दोनों का, और वो हो जाएगा। तो लास्ट क्लास शनिवार तक से अगर हो जाता है तो आप लोग को उसी दिन बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी आप देखना यहां से बोपदेव, ठीक है। बोपदेव के समय क्या हो गया? विभाजन हो गया। ज्यादा लंबा नहीं है ना ये राजवंश, छोटा सा है, क्वेश्चन आता है, लेकिन जो जितनी आसान चीज वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक। अब यहां से देखो, ये जो बोपदेव हैं, इनके समय विभाजन हुआ, तो इनका जो है पहला पुत्र, है ना, पहला पुत्र ज्येष्ठ लिख लो। ज्येष्ठ मतलब समझते हो? ठीक। तो पहला पुत्र कौन हुआ? कर्णराज। पहला पुत्र कौन हुआ? कर्णराज, ठीक है, कर्णराज। कर्णराज हो गया। अब कर्णराज को कौन सा क्षेत्र मिलेगा? ये शासन करेगा सिहावा में, सिहावा क्षेत्र, है ना। पहली शाखा कौन सी? सिहावा क्षेत्र, है ना, पहली शाखा, मुख्य शाखा नहीं है ये। तो ज्येष्ठ पुत्र कर्णराज वो कहां पे चले गया? सिहावा में, सिहावा में चले गया, सिहावा क्षेत्र में वो शासन करने लगा। और यहां से सिहावा से इसका एक ताम्रपत्र मिलता है। ताम्रपत्र कहां से मिला? सिहावा से। और इसी ताम्रपत्र से क्या जानकारी मिलती है? कि ये बोपदेव का पुत्र था, बोपदेव का पुत्र था, ठीक है। और कौन सा पुत्र था? पहले नंबर का ज्येष्ठ पुत्र था। फिर क्या मैसेज किया हो? सही रहेगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, देखते हैं। जस्ट पुत्र का मतलब जस्ट नहीं है, ज्येष्ठ है। सबसे बड़ा पुत्र को कहते हैं, ठीक है, ज्येष्ठ, है ना। तो सिहावा ताम्रपत्र मिलेगा, सिहावा में शासन कर रहे हैं। ताम्रपत्र में क्या उल्लेख है? कि बोपदेव का प्रथम या फिर ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 जानकारी और है यहाँ पे। देवहृद या फिर देवहद लिखना, है ना, देवहद लिखना या फिर देवहृद लिखना, और ज्यादा बेहतर क्या रहेगा? देवहृद लिखो, है ना, हृद, हृदय वाला। और ये दोनों जगह कहां पे है? ये है सिहावा में, ये कहां पे है? सिहावा में। और यहां पे क्या हुआ था? देवहृद में इसने 5 मंदिर बनवाया था, 5 मंदिर का निर्माण, 5 मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने, ठीक। और जो छठा मंदिर था, जो छठा मंदिर था, है ना, पत्नी भोपल्ला देवी, भोपल्ला देवी के नाम पर, समझ गए। 5 मंदिर इसने बनवाया, छठा जो मंदिर है वो भोपल्ला देवी के नाम पर है। अब ऐसा नहीं कि उसका अधिकार है वहां पे, ठीक है, नाम पर है मतलब ऐसे जमीन जायदाद वाला नहीं, उसके नाम पर है। कभी कभी किसी किसी बुक में आपको क्या मिलेगा? इस छठा मंदिर का जो निर्माण कराया है वो भोपल्ला देवी ने करवाया है, ठीक है। तो आपको ना इधर चलना है ना उधर, आपको स्मार्टली क्या लिखना है यहाँ पे? कि वो जो छठा मंदिर है वो भोपल्ला देवी के नाम पर है। इससे ये कहीं नहीं साबित होता कि इसने भोपल्ला देवी ने इसको बनाया था, या फिर
कर्णराज ने। ठीक है, तो पहला पुत्र जिसको कौन सा क्षेत्र मिला, सिहावा क्षेत्र, ये पहली शाखा हो गई कांकेर के सोमवंश की, है ना, कर्णराज। और सिहावा से एक ताम्रपत्र मिलता है, सिहावा ताम्रपत्र। उसमें क्या जानकारी मिलती है कि ये भोपदेव का प्रथम पुत्र था और इसने देवरी दिया, देवहद में, सिहावा में ही जो है 5 मंदिरों का निर्माण करवाया। और जो छठा मंदिर है वो क्या है, इनकी पत्नी भोपल्ला देवी के नाम पर है। यहां तक सबको समझ आया? चलो उसके बाद देखते हैं, हाँ उसके बाद देखेंगे जो दूसरी शाखा है। ठीक है, अब सेकंड पुत्र हो गया। ठीक है, सेकंड पुत्र, इसका नाम क्या था, सोमराज। क्या था, सोमराज। सेकंड पुत्र का नाम था सोमराज। ठीक, सोमराज ने क्या किया, कुछ नहीं किया। सोमराज ने क्या किया, कुछ नहीं किया। सोमराज का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, पंपराज। हैंडपंप वाला पुत्र कौन था, पंपराज। पंपराज ही लिखना ना, पंपराज, शर्माना नहीं। पंपराज किसका पुत्र, सोमराज का। अब देखो ये पंपराज का 2 ताम्रपत्र मिलता है, 2 ताम्रपत्र। और ये कहां से मिला है, तहनका पार। तहनका पार कहां से मिला, तहनका पार। लिख लिए, तहनका पार से पंपराज का 2 ताम्रपत्र मिलता है। ठीक है, यही लिखना। अच्छा, इसको पंपराज देव लिख सकते हो, पंपराज देव। इसका 2 ताम्रपत्र कहां से मिलता है, तहनका पार। अच्छा, ये तहनका पार कहां पे है, ये बस्तर में है। ठीक है, ये तहनका पार कहां पे है, बस्तर में है। 2 ताम्रपत्र मिला। अब इन दोनों ताम्रपत्रों में जो तिथि है ये किसके अधीन थे, जो कांकेर का सोमवंश है किसकी अधीनता स्वीकार कर लिए थे, किसका प्रभुत्व स्वीकार कर लिए थे, ये कलचुरी राजवंश का। तो जो 2 ताम्रपत्र है उसमें जो तिथि मिलती है, एक में मिलती है 965 कलचुरी संवत और दूसरे में 966 कलचुरी संवत। क और स लिख रहा हूं, है ना, इसका मतलब होगा कलचुरी संवत। एक में 965 कलचुरी संवत और एक में 966 कलचुरी संवत। और इसको अगर ईस्वी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1213 ईस्वी। 65 वाला क्या हो जाएगा, 1213 ईस्वी। और 66 वाला क्या हो जाएगा, 1214 ईस्वी। ठीक है, यहां तक देख लिए। अब देखो इसका जो ताम्रपत्र मिला है तहनका पार से, इसी ताम्रपत्र में क्या उल्लेख है, ये जो दोनों तिथि वाले में मिला है, इस ताम्रपत्र में एक क्या मिलता है, हो गया, यहां तक समझ आया। हाँ, इसमें एक मिलता है जो इनकी जो शाखाएं हैं ना, जो 3 शाखाएं, तो शाखाओं के बारे में जानकारी, शाखाओं के बारे में जानकारी। देखो पहले हमने किसका देखा था, पहले हमने देखा था भानुदेव का। भानुदेव के में क्या था, भानुदेव के में वंशावली थी। ठीक है, ये पंपराज का जो तहनका पार है इसमें विभाजन की जानकारी है, शाखाओं के विभाजन की जानकारी है, शाखाओं के बारे में। ठीक है, एक चीज ये हो गया। अब देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मिलता है, एक और जानकारी मिलेगी इसमें आपको। एक जानकारी क्या मिली, शाखाओं के बारे में जानकारी। दूसरी जानकारी जो मिलेगी वो ये है कि इनके समय, ठीक है, सॉरी, इसमें एक सोमवंशी शासक हुए, एक सोमवंशी शासक ने, सोमवंशी शासक द्वारा, ठीक है, सोमवंशी शासक द्वारा लक्ष्मीधर,
लक्ष्मीधर, ये लो लक्ष्मीधर ब्राह्मण, लक्ष्मीधर ब्राह्मण, लक्ष्मीधर ब्राह्मण को मंदिर का नाम याद रखना काल भैरव, काल भैरव मंदिर हेतु, काल भैरव मंदिर हेतु दो गांव है ना, गांव कौन कौन से हैं? जयपरा, जयपरा और चिखली, चिखला वाला चिखली, ठीक है। ये क्या किया गया था? दो गांव जयपरा और चिखली ये दान में दिया गया था। समझ गए? क्या बोल रहा है? दूसरी जानकारी जो मिल रही है, सर कहीं कहीं चवन्नी अठन्नी देखने को मिलता है, वैसे ही गंदा रागिनी देखने मिल सकता है कि नहीं बताएंगे? चवन्नी अठन्नी देखने को मिलता है, वैसे ही क्या है ये? गंदा रागिनी, गंडा रागिनी, क्या है ये? नहीं समझ आ रहा बेटा मेरे को, ठीक है चलो। ये जो आपने देखा कि जो पुत्र है सोमराज का, पुत्र का नाम क्या है? पंपराज देव, ठीक है। उसके दो ताम्रपत्र कहां से मिल रहा है? तहनका पार से। दोनों की तिथि क्या है? 965 और 966 है। ये कलचुरी संवत है, और उसको ईसवी संवत में देखेंगे तो 1213 जो 65 वाला है, और 1214 जो है वो 66 वाला है। क्या क्या जानकारी मिलती इसमें? एक में इस राजवंश के शाखाओं के बारे में जानकारी मिलती है कि ये 3 शाखाओं में विभाजित हुआ था। दूसरी जानकारी ये मिलती है कि एक सोमवंशी शासक थे जिन्होंने एक लक्ष्मीधर नामक ब्राह्मण को काल भैरव मंदिर हेतु 2 गांव जयपरा और चिखली इन दोनों गांवों को दान किया था। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब ये सोमवंश की शासक जो है, जहां तक अपन देखें, ये व्याघ्रराज था। किसी किसी बुक में ये प्रमाण मिलता है कि ये जो सोमवंशी शासक था ना जिसने दान किया था, वो व्याघ्रराज है। तो अगर क्वेश्चन में आए कि किस सोमवंशी शासक ने लक्ष्मीधर को काल भैरव मंदिर हेतु, छोटा करके लिखेंगे है ना, ग्राम दान में दिया था, तो क्या रहेगा? व्याघ्रराज। अगर ऑप्शन में रहे तो व्याघ्रराज, और अगर रहे कि किस राजवंश के शासक ने काल भैरव मंदिर हेतु दिया था, तो सोमवंश के, कांकेर के सोमवंश के। ठीक है, ये समझ आ गया? देखो क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीजें असंगत टाइप की है, तो क्वेश्चन को घुमा के दे देंगे। तो आप जब चीजों को अच्छे से पढ़े रहोगे, जो भी डाउट से क्लियर रहेंगे, तो आपको भी वहां पे स्मार्टली क्या करना है? आंसर को टिक करना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो सारी चीजें नहीं बताएंगे। इसके लिए मैं जितनी भी संभावना है, जिस बुक में जो दिया है, वो सबको बताता हूं, और ये भी बताता हूं कि अगर ऐसा फंस जाए आप लोग, क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कैसा करना है। ठीक है, यहां तक समझ आया? चलो अब तीसरा पुत्र देख लेते हैं, क्योंकि 3 शाखाएं थी ना। अच्छा ठीक है, ये जो शाखा है, कौन सा? ये पंपराज देव वाला, इसका शासन कहां पे था? इनका शासन कहां पे था? हमने कहां पे देखा? ये तहनका पार, बस्तर में ना। तो ये क्या है? ये दूसरी शाखा थी, है ना, दूसरी शाखा। पहली शाखा सिहावा में, दूसरी शाखा बस्तर में। अब तीसरी शाखा कहां पे रहेगी? एकदम इजी है, बताओ तीसरी शाखा कहां पे रहेगी? अरे भैया, मुख्य शाखा को थोड़ा ना छोड़ देंगे। मुख्य शाखा कहां पे थी? कहां का सोमवंश पढ़ रहे हैं? कांकेर का। फिर किसी का मैसेज आया, सर इतिहास में ऐसा सब नाम कंक्लूजन क्रिएट कर देते हैं। कंक्लूजन नहीं है, कंफ्यूजन है।
तुम लोग मेरे को कंफ्यूज करोगे। ठीक, तो बोपदेव का तीसरा पुत्र कौन होगा? पहला क्या देखे? कर्णराज। दूसरा क्या देखे? सोमराज। यहाँ पे जो तीसरा पुत्र रहेगा वो रहेगा कृष्णराज। कृष्ण राज। ठीक है, क्या है? तीसरा पुत्र है। ठीक, अब इसका जो शासन क्षेत्र था वो कहाँ रहेगा? कांकेर ही रहेगा ना। आप 2-3 घर बना लोगे तो अपना पहला घर छोड़ दोगे क्या? तो कांकेर। पहली शाखा कहाँ पे देखे अपन? सिहावा में। दूसरा बस्तर, ठीक है, तहनका पार वाला। और तीसरा जो है कांकेर में ही देख रहे हैं। चलो, अभी जो कृष्णराज है इसका एक पुत्र होता है, उसका नाम है जैतराज। जैतराज, या फिर ब्रैकेट में लिख लेना जैतराज या फिर जैतराम, दोनों नाम मिलता है ना। जैतराज या फिर जैतराम। कृष्णराज का पुत्र कौन? जैतराज या फिर जैतराम। ठीक है, इसका भी एक पुत्र आता है। इसका भी क्या आएगा? एक पुत्र आएगा, सोमचंद्र। सोमचंद्र, ठीक है। इसका जो पुत्र आया उसका नाम क्या है? सोमचंद्र है। अब सोमचंद्र के बाद भी उसका एक पुत्र आएगा, क्या नाम रहेगा? भानुदेव। हमने किसके अभिलेख से स्टार्ट किया था? भानुदेव के। चलो, कहीं कहीं छावनी अठन्नी चवन्नी अठन्नी वाला, अच्छा डिलीट हो गया क्या? चलो, तो देखो, भानुदेव जो वाला जो कांकेर शिलालेख था वो इसी भानुदेव का है ना। इसी भानुदेव का क्या है वो? कांकेर शिलालेख। समझ गए? जहां से चालू हुआ था वहीं पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, चलो काउंट करते हैं। कांकेर शिलालेख 1 नंबर। कितना शिलालेख, कितना अभिलेख मिलना था हमको? 5 अभिलेख। तो जो कांकेर शिलालेख है ये कौन से नंबर का हुआ? ये पहला हो गया। ठीक है, ये जो सिहावा क्षेत्र से जो मिला है ताम्रपत्र, ये दूसरा अभिलेख हो गया। तहनका पार से कितना मिला है? 65 वाला और 66 वाला, 965 और 966। यहां से कितना हो गया? ये तीसरा हो गया। और ये क्या हो गया? चौथा हो गया। कितने अभिलेख हो गए? 4। हमने कितना देखा है? 5 देखने का कहा था ना मैंने, तो यहाँ पे तो 4 हो रहा है। चलो 5वां भी देखते हैं। यहां तक समझ आया आपको? यहां तक समझ आया? चलो एक बार रिपीट करता हूं। बोपदेव के समय में क्या हुआ? इस राजवंश की शाखाओं का विभाजन हुआ, 3 शाखाओं में ये विभाजित हो गया। तो जो पहली शाखा है वो बड़े पुत्र को ही मिलेगा। वो बड़े पुत्र का नाम था कर्णराज। तो कर्णराज को बोपदेव के बाद कर्णराज कहाँ चले गया? सिहावा चले गया। सिहावा से एक ताम्रपत्र जारी करता है वो, उसमें बताता है कि मैं बोपदेव का पुत्र हूँ। ठीक है, और उसमें क्या मिलता है? देवहृद एक जगह है, देवहद लिख सकते हो, है ना। सिहावा में 5 मंदिरों का इसने निर्माण करवाया था। छठा जो मंदिर है इसकी पत्नी भोपल्ला देवी के नाम पर है। भोपल्ला, मस्त नाम है ना, भोपल्ला देवी के नाम पर है। ठीक, इसकी इतनी जानकारी है कर्णराज की। दूसरी शाखा कहाँ पे चले जाती है? बस्तर में। वहां पे कौन गया? दूसरा पुत्र। क्या नाम था? सोमराज। सोमराज का भी एक पुत्र होता है, क्या नाम रहेगा? पंपराज, हैंडपंप वाला पंपराज। पंपराज का 2 ताम्रपत्र। कहाँ से? तहनका पार से। तहनका पार कहाँ पे है? बस्तर में। ठीक है, पहले ताम्रपत्र में जो तिथि उत्कीर्ण है वो है 965 कलचुरी संवत। उसी को हम ईसवी संवत में कन्वर्ट करेंगे तो 1213 ईसवी संवत। और जो दूसरा ताम्रपत्र है उसमें जो तिथि उत्कीर्ण है वो है 966 कलचुरी संवत। उसको हम परिवर्तित करते हैं ईसवी संवत में तो
1214 ईस्वी संवत। यहां तक समझ आया था। अब उस ताम्रपत्र में जानकारी क्या है? एक जानकारी जो मिलती है कि जो शाखाओं में विभाजित हुआ ना कांकेर का सोमवंश, तो विभाजन के बारे में यहीं पे जानकारी मिल रही है। दूसरी जानकारी जो है कि एक सोमवंशी शासक ने काल भैरव मंदिर के लिए क्या किया था? एक लक्ष्मीधर नाम के ब्राह्मण को 2 गांव का नाम क्या क्या है? जयपरा, जयपरा, है ना, परा परा, परी वाला परा, पापा की परी तो जयपरा, ठीक है। दूसरा क्या है? चिखली, चिखला वाला चिखली, परा चिखली में चले गया, ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। जयपरा और चिखली नामक गांव को दान दिया। और वो जो सोमवंशी शासक है वो कौन था? वो व्याघ्रराज था। ये 2 शाखाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी जो शाखा है वो यही कांकेर की शाखा रहेगी। वहां पे कौन आएगा? इसका तीसरा पुत्र कृष्णराज। अब कृष्णराज के बाद उसका कौन सा पुत्र? ये कांकेर शाखा का ना। कृष्णराज के बाद जो कि तीसरा पुत्र है, उसके बाद आएगा जैतराज या फिर जैतराम। और जैतराम के बाद उसका पुत्र आएगा सोमचंद्र। सोमचंद्र के बाद उसका पुत्र आएगा भानुदेव, जिसका ही कांकेर शिलालेख मिला था जहां पे वंशावली की जानकारी थी, ठीक है। चलो, इसके बाद एक चीज बस और लिख लो। एक चीज यहां पे क्या लिखोगे आप लोग? मैथिल लिखना, मैथिल, मैथिल ब्रैकेट में लिख लेना, मैथिली, दोनों एक ही नाम है। मैथिल या फिर मैथिली जो लिखोगे दोनों एक ही नाम है। ये क्या थे? ये मैथिल ब्राह्मण थे, है ना। ब्राह्मणों का अलग अलग वर्ग होता है, तो ये क्या थे, इसलिए मैं मैथिली या फिर मैथिल लिखा हूं, है ना। मैथिल रामचरण दास, रामचरण तेजा नहीं लिखना, रामचरण दास, मैथिल रामचरण दास द्वारा लिखित, द्वारा लिखित ताम्रपत्र। और इसकी तिथि क्या थी? 1707 ईस्वी। और ये ताम्रपत्र प्राप्त कहां से हुआ है? खैरागढ़ से। कहां से प्राप्त हुआ? खैरागढ़ से, ठीक। अब इसमें मिल क्या रहा है? सोमवंशी शासकों की जानकारी। कभी कभी क्या होता है, ऊपर जितना चीज मैं पढ़ाया वो ना पूछ के लास्ट वाला पूछ लेंगे, ठीक है। तो देखो, एक मैथिल ब्राह्मण थे, उनका नाम था रामचरण दास। मैथिल या फिर मैथिली ब्राह्मण थे, उनका नाम क्या था? रामचरण दास। उन्होंने एक ताम्रपत्र में कुछ लिखा था, तो वो क्या हो गया? ताम्रपत्र अभिलेख हो गया, है ना। उनके द्वारा लिखित एक ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है जिसमें तिथि क्या है? 1707। इस समय कलचुरी थे। 1707 ईस्वी। उसमें जानकारी क्या मिलता है कि इसमें सोमवंशी शासकों के नाम और उनसे संबंधित जानकारियां मिलती है। और ये ताम्रपत्र मिला कहाँ से है? खैरागढ़ से मिला है, ठीक है। ये समाप्त होता है आपका कांकेर का सोमवंश या फिर काकराय का सोमवंश। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? दूसरा राजवंश अभी नहीं चालू करूंगा, है ना। आपको कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे लिख के मेरे को व्हाट्सएप बोल रहा हूँ अभी कमेंट करो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आंसर करना है, और अगर मेरे को 20 लोग से ज्यादा लोग अगर मैसेज किए तो ही क्वेश्चन आंसर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे पढ़ते रहो, आगे पार्ट पीछे सपाट वाला किस्सा होगा, ठीक है। बाकी चीजें तो याद नहीं रहेंगी, ये तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है,
है ना। उससे ज़्यादा क्या है, फैला हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जब तक इसको बार बार नहीं पढ़ोगे, पढ़ के अभी अगर लग रहा है याद रहेगा करके, तो धीरे धीरे भूल जाओगे, खुद कंफ्यूज हो जाओगे फिर। और लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, तो बेटा क्लास ज्वाइन करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इतनी सारी चीज़ आप याद नहीं रख सकते, बाद में वीडियोस देखने का उतना टाइम नहीं रहेगा। एग्जाम से पहले क्या करोगे, सारे वीडियोस देखोगे? हाँ, उतना टाइम रहेगा? अगला एग्जाम आ जाएगा, ठीक है नहीं, वो करते करते दूसरा एग्जाम आ जाएगा आप लोग का। अच्छा, इसका तिथि लिख लेना, जो कांकेर के सोमवंश है, इसका तिथि लिख लेना। 12वीं सदी से 14वीं सदी, है ना, 12वीं सदी से 14वीं सदी, 12वीं सदी से 14वीं सदी, ठीक है। और इस समय कलचुरी था ना मध्य मध्य छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो देखो, इसके बाद जो रह गया ना, नागवंश रह जाएगा। क्या रह जाएगा? नागवंश। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के आया करो, है ना, कहीं से भी वीडियो देख लो, सुन लो, या जो भी है जिसको पढ़ते बनता है। तो उससे क्या होगा, आप लोग को पहले से पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, तो उसको आप केयरफुली यहाँ पे इस क्लास में मेरे को पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि बाद में मेरे से पूछना करके, आप मेरे को लाइव पूछो, मैं लाइव बताऊँगा आपको। ऐसा नहीं कि घर में जाके देख के, मैं बुक देख के आपको बता रहा हूँ हाँ ये ऐसा, आप मेरे को यहीं पे पूछो, ऑन द स्पॉट पूछो, मैं ऑन द स्पॉट बताऊँगा आपको, ठीक है। तो देखो, अभी नागवंश पढ़ेंगे, तो ये कलचुरी राजवंश और ये काकराय का सोमवंश, ये हम लोग मध्य क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। इसके बाद कवर्धा का फड़ी नागवंश पढ़ेंगे, कवर्धा का फड़ी नागवंश। उसके बाद बस्तर का क्या पढ़ेंगे, छिंदक नागवंश। और यहाँ पे समाप्त हो जाएगा मध्यकालीन छत्तीसगढ़। इसके बाद छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज है वो करेंगे, उसके बाद सीधा हम आधुनिक में जाएंगे, ठीक है। एक चीज याद रखो, अभी ये सब जो चल रहा है इसके साथ कलचुरी चल रहा है। ये जो सब चीज चल रहा है इसके साथ क्या चल रहा है, कलचुरी चल रहा है। कलचुरी चल रहा है ना। तो जब कलचुरी समाप्त हो जाएगा उसके बाद कौन सा राजवंश आएगा, कलचुरी समाप्त हो जाएगा उसके बाद मराठा राजवंश आएगा। कलचुरी के बाद मराठा। तो ये याद रखना ना, अभी हम कलचुरी के साथ ही चल रहे हैं ऐसा करके। फिर उस टाइम मत पूछना, ये नहीं बोलना कि कवर्धा के फड़ी नागवंश के बाद क्या बोलते हैं मराठा आ गया। क्वेश्चन आंसर करेंगे पीताम्बर बंजारे, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? किसी को कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। उस दिन मेरे से किसी ने पूछा था, जो नए नए लोग ज्वाइन हुए थे, कि सर मेंस में कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो, जो प्री रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, चार में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है। जो मेंस रहता है वो डिस्क्रिप्टिव रहता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब समझ रहे हो ना, स्कूल में कैसे लिखते थे अपन, अपने को क्वेश्चन आता था ना 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, तो क्वेश्चन दिया रहता है, उसके लिए आपको शब्द की एक सीमा दी रहती है ना, वर्ड लिमिट रहता है कि आपको 30 शब्दों में 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद चार नंबर का आंसर आपको 40 से 60 शब्दों में लिखना है। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे नंबर बढ़ते जाते हैं, फिर आपको आएगा 15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको लिखना होगा वहां पे, ठीक है। जो सुन के पढ़ रहे हैं आप, उसमें से क्या रहेगा, वो लोग को राइटर प्रोवाइड करेंगे। तो मेंस में बस यही रहता है। इसके लिए मैं यहाँ से आपको फैक्ट पढ़ा सकता था, एक फैक्ट वाली बुक उठा के, 1 लाइनर वाली बुक उठा के, कि हाँ इसका ये है, प्रथम शासक, द्वितीय शासक, अंतिम शासक, अभिलेख, यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला, यहाँ। लेकिन कितना फैक्ट याद रखोगे आप लोग, स्टोरी याद रहती है ना। तो आप ये ट्राई करो, जो भी नोट्स बना रहे हो एकदम शॉर्ट में बनाओ, स्टोरी याद रखो, ठीक है। शॉर्ट में बनाओ नोट्स, एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही लिखो, और जो स्टोरी है उसको ध्यान से सुनो। इसलिए बोलता हूँ कि क्लास में लिखना नहीं है, आपको खाली सुनना है। क्लास में सुनते रहोगे, उसके बाद जब वापस रिपीट मोड पे उसको स्टार्ट करके देखोगे, उसके बाद जो क्लास आप जो नोट्स बनाओगे वो बहुत फाइन बनेगा आपका, ठीक है। उसमें थोड़ा सा गोदागादी भी नहीं होगा, गोदागादी समझ रहे हो ना, काट छाट नहीं होगा उसमें,
ठीक है। और अभी तक से किसी ने नहीं बताया कि कितने लोग हैं जो बोर्ड देख के लिख रहे हैं, बोर्ड देख के क्लास में यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग बता दो, है ना। मैम को थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, फिर आप लोग के अकॉर्डिंग वो साइन लैंग्वेज में जो भी है आप लोग को जो यहाँ पे जो ट्रांसलेट करके बताया जा रहा है वो और भी अच्छे से होगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास के बारे में कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करना। आज की क्लास थोड़े समय से पहले हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दूसरा स्टार्ट करेंगे तो वो फिर कल मेरे को फिर से वो रिपीट करना पड़ेगा, है ना। तो काकराय का सोमवंश, कांकेर का सोमवंश कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताने के लिए, मध्यकाल में एक और राजवंश चलेगा ना, काकती राजवंश। उसमें बस शासक पढ़ेंगे, हमको आर्थिक, राजनीतिक या फिर धार्मिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आज़ादी के बाद तक से रहेगा वो, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।